हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन प्लानिंग के विषय में बातचीत करेंगे। लेसन प्लानिंग कैसे की जाती है, आज इसी पर डिस्कशन होगा। ये लेसन प्लान आप देख रहे हैं, ये मेरी स्टूडेंट ने लिखा हुआ है। मेरे सुपरविजन में ही यह लेसन प्लान बना हुआ है। चूँकि इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं इसको आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ ताकि आपको साफ साफ दिख सके। सबसे पहले आप अपनी लेसन प्लानिंग कॉपी में शिक्षण पाठ योजना इस तरह का हेडिंग डालेंगे। पहले आप एक बनाएंगे, फिर दूसरा बनाएंगे, फिर तीसरा, ऐसे ही 20 लेसन प्लान आपको बनाने होते हैं। फिर आप एक टेबल सबसे ऊपर ये बनाएंगे जिसमें लिखा होगा दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, वादन, अवधि। इनको आप फिर नीचे वाले खाने में लिखेंगे। जो दिनांक होगा वो लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, विषय विज्ञान, उपविषय रसायन विज्ञान, प्रकरण यहाँ पे हमने लिया है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, वादन तृतीय लिखा है, आपका जो भी होगा वो डालें। अवधि 30 मिनट्स या 35 मिनट्स भी होते हैं कहीं कहीं। तो सबसे पहले लेसन प्लानिंग में हम जो स्टेप लेते हैं वो है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, सबसे पहले इसे जानने की आवश्यकता है। सामान्य उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य होता है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। यदि हम छात्रों का सर्वांगीण विकास करना चाहें तो हम शिक्षा के द्वारा ही कर सकते हैं। जितने भी विषय हैं उन सब का ज्ञान अगर आप एक मान लीजिए, क्योंकि ज्ञान अपने आप में अकेला है, हमारे पास ज्ञान का बहुत भंडार है, उसको सुविधा की दृष्टि से हम अपने अलग अलग विषयों के रूप में पढ़ते हैं। जैसे साइंस हम पढ़ते हैं तो ज्ञान का ही वो भाग है। तो यहाँ पर हम साइंस की बात कर रहे हैं, फिजिकल साइंसेज की बात कर रहे हैं। फिजिकल साइंसेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ज्योग्राफी ये सब आते हैं, लेकिन आपके वहाँ साइंस में या हमारे यहाँ हम फिजिकल साइंसेज में फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो अब ये जो सामान्य उद्देश्य हैं, फिजिकल साइंसेज को पढ़ने के सामान्य उद्देश्य हैं। उस साइंस विषय को पढ़ने के क्या उद्देश्य होने चाहिए, वो हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जैसे आप लिख सकते हैं कि छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना और उनमें एकाग्रता, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के भावों का विकास करना। इसमें 8 सामान्य उद्देश्य दिए हैं, इनको आप हर लेसन प्लान में लिखते हैं। दूसरा है छात्रों को विज्ञान के तथ्यों से अवगत कराना एवं व्यवहारिक जीवन के उपयोग से परिचित कराना। तीसरा है छात्रों की तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा, छात्रों में विधिवत एवं क्रमबद्धता पूर्वक रूप से कार्य करने की आदतों का विकास करना। पांचवा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। छठा, छात्रों में रचनात्मक व गुणात्मक शक्तियों का विकास करना। सातवां, छात्रों को विभिन्न प्रयोगात्मक कौशलों को सिखाना। लास्ट वन इज छात्रों में प्राकृतिक साधनों को काम में लाने की योग्यता और आदतों का निर्माण करना। अब ये तो आपने पढ़ दिए, लेकिन इसका आशय ये है कि साइंस को पढ़ने से हमारे व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आएंगे। अब साइंस सामान्य उद्देश्य एक पीरियड में नहीं हम इनको प्राप्त कर सकते। एक पीरियड में हम सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते, या एक साल में हम सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो कक्षा है, सपोज करिए कक्षा 8 है, कक्षा 8 में जो साइंस की बुक NCERT ने लगा रखी है, उस बुक में जितने भी पाठ हैं साइंस के, उन पाठों को हम उस निश्चित अवधि में अगर सीख लेंगे तो हम सामान्य उद्देश्य को कहीं ना कहीं आंशिक रूप से प्राप्त करने की ओर अग्रसर होंगे। क्योंकि सामान्य उद्देश्य टिल टू डेथ, जन्म से लेकर के मृत्यु तक प्राप्त होते रहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। अब साइंस का एक पीरियड पढ़ने मात्र से छात्रों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप नहीं हो जाएगा, बल्कि बच्चा एलिमेंट्री लेवल में भी साइंस पढ़ेगा, सेकेंडरी लेवल में भी पढ़ेगा, सीनियर सेकेंडरी में भी पढ़ेगा, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल्स में भी साइंस पढ़ेगा। तो
कहीं ना कहीं छात्रों का एटीट्यूड साइंटिफिक थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हम साइंस पढ़ने से हमारे अंदर पूरी तरह से साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप नहीं हुआ। अब साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है? साइंटिफिक एटीट्यूड में सब कुछ आ जाता है, जैसे सत्य। साइंस क्या है? सत्य पर आधारित है, इसमें झूठ बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो होते हैं, उनको हम दिखा सकते हैं प्रैक्टिकल के माध्यम से। और इसी तरह से हम साइंस में कोई भी तथ्य की बात करते हैं तो उसको हम प्रूव कर सकते हैं, उसको हम यानी कि कहने का तात्पर्य है साइंटिफिक एटीट्यूड में बहुत चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमारा कीन ऑब्जर्वेशन, गहन अवलोकन जिसे हम कहते हैं, और तार्किक ढंग से सोचना, तार्किक एकाग्रता, एकाग्र होकर के काम करना, आत्मनिर्भर होना, ऐसे गुणों का विकास साइंस पढ़ने से होता है। तो साइंस के को पढ़ने के जो सामान्य उद्देश्य हैं ये आपने देखे। तो ये उद्देश्य जब हम पूरा मास्टर्स कर लेते हैं तब भी हमें आंशिक रूप में ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से हम इनको प्राप्त करने में असफल रहते हैं, आंशिक रूप से प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण एक और देख लीजिए। अगर हम ये कहें, अगर हम नागरिक शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा उद्देश्य है कि छात्रों को आदर्श नागरिक बनाना। तो हम आदर्श नागरिक बनाने की ओर उसको प्रवृत्त कर सकते हैं नागरिक शास्त्र पढ़ाने के बाद, लेकिन पूर्ण रूप से पूर्ण आदर्श नागरिक बना पाना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसमें चूक हो जाती है, मनुष्य पूर्ण रूपेण आदर्श नहीं हो पाता। तो इसी तरह से हर विषय को पढ़ने के जो उद्देश्य होते हैं उनको हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है विशिष्ट उद्देश्य। अब ये विशिष्ट उद्देश्य किससे संबंधित है? विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से संबंधित है, प्रकरण से संबंधित है। तो यहाँ पर हमने जो टॉपिक लिया है वो है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। तो हम विशिष्ट उद्देश्य में ये लिखेंगे कि छात्रों को पदार्थों के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताना। तो हमारा यहाँ पर एक लाइन में विशिष्ट उद्देश्य लिखा गया है, जो आज हम क्या पढ़ाएंगे उसके बारे में हमें बताता है। यानी कि ये लेसन प्लान हम आज बनाएंगे, कल हम विद्यालय जाएंगे, कल हम अपने जो भी हमारा पीरियड होगा उस पीरियड में हम ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बताएंगे छात्रों को। तो विशिष्ट उद्देश्य हमने पहले दिन जब हम लेसन प्लान बना रहे हैं तब हमने निर्धारित कर लिया था। ये प्लान का अर्थ ही यही होता है कि जो हमने कल पढ़ाना है उसको पहले दिन उसकी तैयारी करना। तो हमने कल के लिए अपना प्रकरण निर्धारित कर लिया था और उसको विशिष्ट उद्देश्य के रूप में यहाँ पे लिख लिया। अब इसका अगला जो पॉइंट है वो है प्रकरण विश्लेषण। प्रकरण विश्लेषण क्या होता है? कंटेंट एनालिसिस इसे कहते हैं। इसमें जो हमारा प्रकरण है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में बांटते हैं और उन पार्ट्स को हम टीचिंग पॉइंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में हमारे पास 2 टीचिंग पॉइंट है या 2 भागों में हमने इसको बांटा है। पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। हमारे प्रकरण का विश्लेषण करने पर या एनालिसिस करने पर टॉपिक का 2 टीचिंग पॉइंट हमें मिले, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब अगला जो स्टेप है वो है शिक्षण सहायक सामग्री। यानी कि जो प्रकरण हमने लिया है उस प्रकरण को पढ़ाने के लिए हमें क्या क्या सहायक सामग्री चाहिए होगी। तो यहाँ पर हमने लिया है एक मोमबत्ती चाहिए हमको, लोहे की छड़ चाहिए। छड़ यानी कि इतनी मोटी छड़ तो नहीं ला सकते हैं, लोहे का तार भी आप ला सकते हैं, छोटा सा पतला तार, और अन्य कक्षोपयोगी सामग्री। अब कक्षोपयोगी सामग्री में होता है चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड, वाइट बोर्ड, जो भी है वो तो कक्षा में होते ही हैं, इसीलिए इनको अलग अलग ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको हम कक्षोपयोगी सामग्री कहते हैं। इसमें पॉइंटर भी आ जाता है। टीचर के पास जो पॉइंटर होता है उसको
पॉइंट आउट करने के लिए उसको चाहिए होता है कि वो क्या पढ़ा रहा, ताकि दूर से वो अपने पॉइंटर को लगा करके छात्रों को दिखा सके। अगला जो स्टेप है इसमें पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज इसको हम कहते हैं। इसका अर्थ है, पूर्व ज्ञान का अर्थ है जैसे कि छात्रों को जो प्रकरण पढ़ाया जा रहा है उस प्रकरण से पहले उससे संबंधित नॉलेज उसको कितना है। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि इस प्रकरण से पहले छात्रों को क्या आता होगा। तो अब इसमें पूर्व ज्ञान दिया गया है, छात्र अपने दैनिक जीवन में होने वाले सामान्य परिवर्तनों से परिचित है। अब छात्र जानते तो हैं परिवर्तन, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन चेंजेस वो देखता है अपने आसपास। तो हमने ये ले लिया यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज में कि चेंजेस को वो समझता है। दैनिक जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं उनको तो वो देखता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि ये कौन से परिवर्तन है। अब हम इस पूर्व ज्ञान को आधार बना करके प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे। अब प्रस्तावना प्रश्न के लिए आपने एक तरफ से क्रम संख्या लिख दी, एक कॉलम में 3 कॉलम बना दिए, एक कॉलम में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया। क्योंकि आप लोग प्रशिक्षु हैं, इसलिए आप अभी पूरी तरह से शिक्षक नहीं हैं, इसलिए आप छात्राध्यापक हैं और छात्र भी हैं आप और अध्यापक भी हैं, यानी कि अध्यापक नहीं है पूरी तरह से आप। तो लड़कियां छात्राध्यापिका लिखेंगी और लड़के छात्राध्यापक लिखेंगे। तो उनकी जो भी क्रिया होगी या जो भी प्रश्न पूछेंगे, जो भी एक्टिविटी करेंगे, इस कॉलम में करेंगे। जो दूसरा कॉलम है छात्र अनुक्रिया, छात्र एक कॉमन जेंडर है, तो इसमें इसने लिखा है छात्र छात्रा लिखा है, तो छात्र ऑब्लिक छात्रा लिखा है, तो इसका ऐसा लिखना आवश्यक नहीं है। छात्र अनुक्रिया लिख दे, छात्र क्रिया लिख दे, ये सफिशिएंट है, क्योंकि छात्र दोनों के लिए यूज होता है, छात्राओं के लिए भी यूज होता है। तो पहला प्रश्न वो कर रही है, पहले वो कुछ शो कर रही है, मोमबत्ती दिखा रही है, तो पूछ रही है कि ये छात्राध्यापिका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वो प्रश्न कर रही है ये क्या है, तो ये एक मोमबत्ती है। बच्चे कह रहे हैं यह एक मोमबत्ती है, क्योंकि कक्षा 7 है, प्रदर्शन कर रही है वो, तो पूछ रही है, प्रश्न कर रही है। दूसरा प्रश्न उसने किया, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो बच्चे उत्तर दे रहे हैं इसका प्रयोग रोशनी के लिए किया जाता है। मोमबत्ती जलाते हैं बच्चे, अंधेरा होता है तो, दिवाली में भी जलाते हैं। मोमबत्ती जलाने पर छोटी क्यों हो जाती है, अगला प्रश्न टीचर ने किया, मोमबत्ती जलाने पर छोटी क्यों हो जाती है। छात्रों ने उत्तर दिया, जिससे भी पूछा होगा, मोमबत्ती जलाने पर पिघलने के कारण छोटी हो जाती है। ये तो सभी जानते हैं बच्चे, इनको नॉलेज है, वो बताते हैं इस चीज़ को। मोमबत्ती के आकार में होने वाला ये परिवर्तन किस प्रकार का है। तो अब छात्र ये इस परिवर्तन के विषय में नहीं जानते, तो ये प्रश्न हमारा समस्यात्मक हो गया। तो अब ये जो प्रस्तावना प्रश्न बने हैं, इनकी क्या विशेषता है। ये सबसे पहले जो प्रीवियस नॉलेज आप यहाँ पे अंकित करेंगे, जैसे छात्र अपने दैनिक जीवन में होने वाले सामान्य परिवर्तनों से परिचित है, तो इसमें से ही ये प्रश्न निकाले जाएंगे। क्योंकि मोमबत्ती जलते हुए उन्होंने देखी है, छोटी होते हुए भी देखी है, लेकिन उनको पता नहीं है कि किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। तो ये प्रस्तावना प्रश्न, पहला प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर आया, पहले प्रश्न के उत्तर से दूसरा प्रश्न निकलना चाहिए, दूसरे प्रश्न के उत्तर से तीसरा प्रश्न बनना चाहिए, तीसरे प्रश्न के उत्तर से चौथा प्रश्न बनना चाहिए, यानी कि इनमें जिग जैग रिलेशनशिप होना चाहिए। एक प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न के बनाने में सहायक होना चाहिए। तो प्रस्तावना प्रश्न में ज़्यादा समय भी नहीं लगाया जाता, क्योंकि हमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो हमारा प्रकरण है उसे पढ़ाना होता है, इसलिए प्रस्तावना प्रश्न में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 4 कम से कम प्रश्न बनाते हैं, 5-6 भी बन सकते हैं। 5 या 6 मिनट हम इसमें लगा सकते हैं अपनी कक्षा के 35 मिनट में से। तो ज़्यादा अगर इसमें लगा देंगे तो फिर हम प्रकरण को कब पढ़ाएंगे। इसलिए यहाँ पर अब समस्या आ गई है, अब उसको भौतिक या रासायनिक परिवर्तन बताना है
उससे पहले ये प्रश्न पूछे गए हैं। प्रस्तावना प्रश्नों का उद्देश्य ये भी होता है कि छात्रों को प्रकरण की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना भी होता है। तो जब ये समस्या उत्पन्न हो जाती है, मोमबत्ती के आकार में यह कैसा परिवर्तन है, तो ये समस्या उत्पन्न हो गई। अब छात्र उत्सुक भी हो जाएंगे जानने के लिए कि आखिर ये कैसा परिवर्तन है, तो उनका ध्यान अच्छे से प्रकरण की ओर लगेगा। तब टीचर जो पढ़ाने वाला है, छात्राध्यापिका हो या छात्राध्यापक हो, वो स्टेटमेंट ऑफ द एम, उद्देश्य कथन बच्चों की ओर मुखातिब होकर के बोलेंगे, बच्चों आज हम पदार्थों के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने लेसन प्लानिंग की पार्ट 1 को हमने सीखा। अब हम इसके सेकंड पार्ट को अगली वीडियो में सीखेंगे, जिसमें प्रस्तुतिकरण से लेकर के गृह कार्य तक कैसे लेसन प्लानिंग की जाती है उसके विषय में हम जानेंगे। इसके साथ ही धन्यवाद।